नमस्कार। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसने एक साम्राज्य की नींव हिला दी और एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी की शुरुआत कर दी। ये कोई सीधी सादी बगावत नहीं थी, इसमें जुनून था, बलिदान था और कुछ बहुत गहरे सवाल थे। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक घटना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये था क्या? क्या ये बस कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहकर छोटा कर दिया, या फिर जैसा कि वीडी सावरकर ने कहा, ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और चलिए हम मिलकर इसे खोजने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस एक चिंगारी को देखेंगे जहां से ये सब शुरू हुआ। फिर हम जानेंगे कि वो कौन से गहरे कारण थे जो सालों से इस आग को हवा दे रहे थे। हम इस ज्वाला को नेतृत्व देने वाले नायकों से मिलेंगे और फिर ये भी समझेंगे कि आखिर इतना बड़ा विद्रोह नाकाम क्यों हो गया। और आखिर में हम देखेंगे कि इस एक घटना ने कैसे भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की। कहते हैं ना, हर बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। 1857 के इस महाविद्रोह के लिए वो चिंगारी थी एक राइफल। जी हाँ, सिर्फ एक राइफल। हुआ ये कि 1856 में ब्रिटिश सेना ने एक नई एनफील्ड राइफल अपनी सेना में शामिल की। अब देखिए, प्रॉब्लम राइफल में नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसके कारतूसों में। इन कारतूसों को लोड करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और कुछ ही समय में ये अफवाह या कहिए खबर फैल गई कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर एक सीधा हमला था। उन्हें लगा कि ये उनके ईमान को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। और इसी गुस्से की पहली आवाज बने मंगल पांडे। जब उन्होंने इन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया, तो उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। भले ही असल विद्रोह इसके कुछ हफ्तों बाद शुरू हुआ, लेकिन मंगल पांडे इस महासंग्राम के पहले शहीद के तौर पर इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ एक कारतूस इतनी बड़ी आग लगा सकता है? नहीं, असल में चर्बी वाले कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थे। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था, राजनीतिक लालच, फौजी भेदभाव और लोगों की आस्था पर चोट के रूप में। चलिए इन गहरे कारणों को भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनैतिक कारणों की। अंग्रेजों का लालच बढ़ता ही जा रहा था, और वो एक के बाद एक भारतीय राज्यों को हड़प रहे थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि एक मीठा जहर थी जिसने राजाओं से उनकी सेना छीन ली। और फिर आया लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी नीति ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसी कई रियासतों को छीन लिया, जिससे शासक वर्ग में गुस्सा उबल रहा था। अब सेना के अंदर की बात करते हैं। हालात वहां भी बहुत खराब थे। भारतीय सिपाहियों की संख्या अंग्रेजों से 5 गुना ज्यादा थी, पर उन्हें वेतन बहुत कम मिलता था। तरक्की का तो कोई सवाल ही नहीं था, और ऊपर से उन्हें रोज नस्लीय भेदभाव और अपमान झेलना पड़ता था। ये असंतोष अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था। और फिर वो कारण थे जो लोगों की आस्था और संस्कृति से जुड़े थे। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया। अब देखिए, आज हमें ये चीजें सही लगती हैं, लेकिन उस समय के कई भारतीयों को ये अपनी परंपराओं पर हमला लगा। उन्हें डर था कि अंग्रेज ये सब करके उनके धर्म को खत्म करना चाहते हैं और पूरे भारत को ईसाई बनाना चाहते हैं। ये डर भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। और फिर वो दिन आया, 10 मई 1857। मेरठ में जो चिंगारी भड़की, वो देखते ही देखते एक ज्वाला बन गई और तेजी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। चलिए अब देखते हैं कि इस आग को नेतृत्व किसने दिया। विद्रोहियों का सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना थी दिल्ली। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, बल्कि ये इस विद्रोह को एक राजनीतिक पहचान देने की कोशिश थी। कानपुर में मोर्चा संभाला नाना साहेब ने। वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। अंग्रेजों ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, और यही उनकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण था। और फिर झांसी, एक नाम जो इस विद्रोह का पर्याय बन गया, रानी लक्ष्मीबाई। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने उनके राज्य को हड़प लिया, तो उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो इतिहास बन गई।
उनका नारा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। ये लड़ाई सिर्फ नाराज राजाओं और सिपाहियों की नहीं थी। बिहार में जगदीशपुर से एक 80 साल के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उनकी भागीदारी ने ये साबित कर दिया कि इस विद्रोह की जड़ें कितनी गहरी थीं और इसमें समाज के अलग-अलग तबके शामिल थे। इतनी हिम्मत, इतनी बहादुरी और इतने बड़े पैमाने पर फैलाव के बावजूद ये विद्रोह साल भर के अंदर ही कुचल दिया गया। सवाल उठता है क्यों? आखिर विफलता के क्या कारण थे? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो ये विद्रोह आखिर नाकामयाब क्यों हुआ? देखिए, इसके कई बड़े कारण थे। सबसे पहला, कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। बहादुर शाह जफर एक प्रतीक थे, सेनापति नहीं। दूसरा, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला, दक्षिण और पश्चिम के बड़े हिस्से इससे दूर रहे। तीसरा, कई भारतीय ही विद्रोहियों के खिलाफ थे, जिसमें कुछ बड़ी रियासतें और पढ़ा लिखा वर्ग भी शामिल था। और शायद सबसे बड़ा अंतर था संसाधनों का। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, एक संगठित सेना और टेलीग्राफ जैसी तेज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। विद्रोह भले ही कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हिंदुस्तान पर ब्रिटिश शासन की पूरी शक्ल ही बदल दी। ये सच में एक युग का अंत था और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। तो क्या बदला? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। भारत अब सीधे ब्रिटेन की महारानी के शासन में आ गया। सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि भविष्य में कोई सिपाही ऐसी बगावत की हिम्मत न कर सके। और शायद सबसे जरूरी बात, इसी हारी हुई लड़ाई ने पहली बार एक साझा भारतीय होने की भावना को जन्म दिया। यही वो बीज था जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवाद का पेड़ उगा। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि इस विद्रोह को आज भी अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। जहां एक तरफ वीडी सावरकर इसे स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार मानते हैं कि ये न तो पहला था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। ये अलग अलग विचार ही बताते हैं कि ये घटना कितनी जटिल थी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या 1857 का ये विद्रोह अपनी तमाम नाकामियों के बावजूद असल में आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी था? क्या इसी संघर्ष ने वो रास्ता तैयार किया जिस पर चलकर भारत ठीक 90 साल बाद आज़ाद हुआ? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम इस कहानी को किस नज़र से देखते हैं।